हेलो ऑल, वेलकम टू PHS एजुकेशन। हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं और ये यूनिट 2 का सीरीज़ चल रहा है। पार्ट 1 आपने देख लिया होगा होपफुली। अब ये वीडियो है आपका पार्ट 2। तो बेसिकली पार्ट 1 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। हमने ये जाना था कि पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स लाइक बर्थ रेट। एट्रीब्यूट मतलब पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल का बर्थ होता है लेकिन पॉपुलेशन का बर्थ रेट होता है। वैसे ही पॉपुलेशन का डेथ रेट होता है, इंडिविजुअल का डेथ होता है। पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो होता है, लाइक मेल वर्सेस फीमेल रेशियो उस पॉपुलेशन में क्या है। और एज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बताया कि ये आप रिप्रेजेंट कर सकते हो थ्रू द हेल्प ऑफ पिरामिड। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है विच इज़ पिरामिड, ठीक है। तो आप बेसिकली सपोज ये आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। यहाँ पे दिया हुआ है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल यानी कि एक कोई पॉपुलेशन है, ठीक है। एक कोई पॉपुलेशन है स्पेसिफिक एरिया में, उसमें सर्वे किया गया और पता किया गया कि कितने ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि प्री रिप्रोडक्टिव एज में हैं, यानी कि बच्चे हैं, दोज आर नॉट एडल्ट। और कितने रिप्रोडक्टिव स्टेज में हैं यानी कि एडल्ट्स हैं, और कितने पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज में हैं यानी कि सीनियर सिटीज़न है, ठीक है। इस हिसाब से सर्वे करके डेटा लाया गया। अब अगर किसी पॉपुलेशन का जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंट करोगे इन एज ग्रुप के फॉर्मेट में, ठीक है, और वो कुछ इस तरह सा दिख रहा है, कुछ इस तरह सा आपका पिरामिड बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिंग या ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है। मतलब नंबर हमने फाइंड आउट किया, हमने डेटा जो भी लाया था उसको प्लॉट किया और प्लॉटिंग के बाद हमें कुछ ऐसा मिल रहा है, ठीक है, हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, यानी कि फ्यूचर में जाकर के पॉपुलेशन यहाँ की ग्रो करेगी, ठीक है। और सेम सिमिलरली हमने प्लॉट किया दूसरा डेटा किसी और जगह का, तो जब उसको प्लॉट किया तो ये कुछ स्ट्रेट जैसा डम्बल जैसा शेप बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ओवर द टाइम पॉपुलेशन इनकी स्टेबल रहने वाली है। फिर हमने कहीं और का डायग्राम ड्रॉ किया, कहीं और के पॉपुलेशन का, और वहाँ पे हमने देखा कि ओवर द टाइम ये कैसा है, डिक्लाइनिंग है। ये कुछ इस जैसा ऐसा शेप बन रहा है, काइट शेप, ओके। तो इट इज़ डिनोटेड एज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पे जो यंग एज है वो तो ज़्यादा है, लेकिन जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ में लोग हैं उनका नंबर कम है, यानी कि जब ये नंबर यंग एज तक आएगा तो इनकी संख्या कम होगी। इट मीन्स कि ओवर द टाइम ये पॉपुलेशन यहाँ की कम होगी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, डायग्राम्स के फॉर्मेट में पूछ सकता है, डायग्राम्स दे करके सिंपली कि ये किस तरह की पॉपुलेशन है, एक्सपेंडिंग, ग्रोइंग, स्टेबल या डिक्लाइनिंग, तो आप उसके बेसिस पे बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट था पॉपुलेशन साइज, डेंसिटी। डेंसिटी को हम एरिया के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया के कंपैरिजन में बात होती है, तो इट्स अ रिलेटिव टर्म, ठीक है। इट्स अ रिलेटिव टर्म डेंसिटी, कि आपका एरिया किसके अकॉर्डिंग है, मतलब एरिया के अकॉर्डिंग वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, एरिया वर्सेस नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। अगर एरिया छोटा है और उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज़्यादा है, इसका मतलब वो डेंस्ड पॉपुलेशन। अगर एरिया बड़ा है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेम है पहले वाले के कंपैरिजन में, तो वो डेंस्ड नहीं है। तो इट इज़ अ वेरी रिलेटिव टर्म बेस्ड ऑन एरिया वर्सेस पॉपुलेशन, लोगों का जनसंख्या, उसके बेसिस पे हम डेंसिटी बताते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर हमने एग्जांपल्स देखे थे पॉपुलेशन साइज वगैरह का। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ना है।
जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी पॉपुलेशन, हमने ये देख लिया कि पॉपुलेशन ओवर द टाइम चेंज होता है, ठीक है। या तो वो बढ़ सकता है, या तो वो एज इट इज़ रह सकता है, या तो वो घट सकता है। तो द साइज ऑफ पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट, हमेशा एक जैसा नहीं होता है, ये चेंज करता है ओवर द टाइम, ठीक है। दिस चेंज रिफ्लेक्ट द हेल्थ एंड स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। अब ये जो चेंज है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, घट रहा है या सेम है, ये क्या बताता है कि ग्रोथ कैसी है, ठीक है, मतलब पॉपुलेशन की हेल्थ कैसी है। पॉपुलेशन की हेल्थ कैसी, इंडिविजुअल की हेल्थ तो हमें पता चल जाती है कि वो बीमार है, क्या कंडीशन है उसकी, लेकिन अगर आपको पॉपुलेशन की हेल्थ पता करनी है तो हम उसका स्टेटस चेक करते हैं कि इट इज़ ग्रोइंग और डिक्लाइनिंग। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन कंक्लूड पॉपुलेशंस हेल्थ। बर्थ एंड डेथ आर द मेन फैक्टर्स दैट चेंज द पॉपुलेशन साइज अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, या तो बच्चे पैदा होंगे उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, या तो लोगों की वहाँ पे डेथ होएगी, ठीक है। ये दो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन साइज को, पॉपुलेशन के साइज को अफेक्ट करते हैं। क्या क्या? बर्थ और डेथ। आई होप कि ये इतनी सी बात आपको क्लियर होगी कि पॉपुलेशन एक इंडिविजुअल नहीं है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की बात हो रही है। तो वहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं वो बेसिकली डिपेंड करता है कि बर्थ और डेथ रेट क्या है वहाँ, ठीक है। इसके अलावा एक और फैक्टर है इमिग्रेशन का और इमाइग्रेशन का, ठीक है। इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन का, कि ये फैक्टर भी स्पेशल सिचुएशन में डिसाइड करता है कि पॉपुलेशन का हेल्थ कैसा है। ओके, इमिग्रेशन मतलब ये हमारा एरिया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग रह रहते हैं। सपोज यहाँ का जो पॉपुलेशन साइज था n=100 था, 10 लोग कहीं और से यहाँ पे आ गए, 10 लोग कहीं और से इस पॉपुलेशन में रहने के लिए आ गए, तो हम इसको बोलेंगे इमिग्रेशन, ठीक है। जैसा कि इंडिया से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके कहाँ जा रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में, ठीक है, तो वो वहाँ के इमिग्रेंट बन रहे हैं क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन कुछ और थी, लेकिन ये मूव करके माइग्रेट करके वहाँ गए हैं, तो वहाँ की पॉपुलेशन साइज चेंज हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं इमिग्रेशन प्रोसेस, ठीक है। सिंपली अगर इस पॉपुलेशन में जो लोग रह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया से यूएस, ये तो बात हो गई यूएसए की। सपोज़ यूएसए में 10 लोग आए, 10 लोग आए, तो उनका पॉपुलेशन चेंज हुआ, है ना, उनका पॉपुलेशन चेंज हुआ एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड इमिग्रेशन। अब इंडिया की बात करें, इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो 10 लोग तो यहाँ से गए ना, तो जब 10 लोग यहाँ से गए तो वो क्या हो गया, उनका माइग्रेशन हो गया, इमाइग्रेशन हो गया उनका, ठीक है। 10 लोग यहाँ से चले गए तो भी पॉपुलेशन साइज चेंज हो गई, ठीक है। यूएसए के लिए n+10 हो गया और इंडिया के लिए n-10 हो गया। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हुआ, व्हेन अ न्यू हैबिटेट इज बीइंग कॉलोनाइज्ड, तो लोग वहाँ पे आते हैं, इमिग्रेशन प्रोसेस कहा जाता है उसको। आ रही बात समझ में? अब इस प्रोसेस को भी बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब ये जो प्रोसेस हमने पढ़ा कि या तो बर्थ होएगा, या तो डेथ होएगा, तो पॉपुलेशन चेंज होगा, या तो इमिग्रेशन होगा, या तो इमाइग्रेशन होगा, तो भी पॉपुलेशन चेंज होगा। तो दिस आर द फैक्टर्स, मतलब बेस्ड ऑन दिस देर आर सम फैक्टर्स जो पॉपुलेशन साइज को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन साइज फ्लक्चुएट ड्यू टू 4 बेसिक प्रोसेस, 4 बेसिक प्रोसेस के थ्रू ये चेंज होता है। तो हमने बताया, हमें पता है कि बर्थ जो है वो एक इंडिविजुअल का होता है, लेकिन बर्थ रेट जो है उसको नया टर्म दे दिया गया है, दैट इज नेटेलिटी, ठीक है। बर्थ रेट को नया टर्म दे दिया गया है नेटेलिटी। तो नेटेलिटी इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल बॉर्न ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम,
किसी एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब एक पीरियड आप कंसिडर कर लो, सपोज 1 साल का या 5 ईयर का या 10 ईयर का, ठीक है। एक स्पेसिफिक पीरियड में कितने लोग पैदा हुए हैं वो हमने पढ़ा है, दैट इज़ कॉल्ड बर्थ रेट। उसी को हमने नेटेलिटी टर्म दिया। तो ये क्या करेगा, नेटेलिटी कॉजेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन साइज, ठीक है। नेटेलिटी की वजह से लोगों की संख्या बढ़ेगी, तो पॉपुलेशन हमेशा n से प्लस n होगा। n इज द नंबर ऑफ नेटेलिटी, ठीक है। तो p इज इक्वल टू n प्लस n। नाउ द सेकेंड फैक्टर इज मोर्टेलिटी। हमने डेथ रेट पढ़ा कि डेथ रेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन। तो इसी को नया टर्म दे दिया गया है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल हु डाई ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। टाइम पीरियड आप कुछ भी ले सकते हो, जैसा कि इधर ऊपर वाले केस में हमने लिया था, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये पॉपुलेशन, अब लोग मरेंगे तो पॉपुलेशन कम होएगा, ठीक है। तो p इज इक्वल टू n माइनस n, वेयर n इज मोर्टेलिटी, ठीक है। n इज मोर्टेलिटी। नेक्स्ट इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या होता है, इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज एंटर द पॉपुलेशन फ्रॉम अदर प्लेस, ठीक है। ऊपर हमने देखा कि यूएसए में 10 लोग आ गए, 10 लोग वहाँ आ गए, तो वो सेम स्पीशीज़ के लोग हैं जो कहीं और से वहाँ पे माइग्रेट करके आए हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज होगा पॉपुलेशन साइज में, ठीक है। अगेन सेम थिंग विल हैपन। इमिग्रेशन के केस में इंडिविजुअल लीव द पॉपुलेशन टू मूव एल्सवेयर, वो कहीं और जाने के लिए पॉपुलेशन को छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि अगेन द सेम थिंग जो मोर्टेलिटी वाला केस है। तो हम कह सकते हैं कि नेटेलिटी और नेटेलिटी एंड इमिग्रेशन क्या करता है, पॉपुलेशन को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, जबकि मोर्टेलिटी एंड इमिग्रेशन, सॉरी, मोर्टेलिटी एंड इमिग्रेशन क्या करता है, पॉपुलेशन को कम करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। ओवरऑल आप ये कंक्लूड कर सकते हो इतनी कहानी पढ़ के। नाउ अब हमें पता है कि पॉपुलेशन चेंज होगा, हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पॉपुलेशन के कैलकुलेशन के लिए ग्रोथ इक्वेशंस बने हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, एंटी, अगर आप एंटी को देखो, आप पहले इक्वेशन ही देख लो, ठीक है। ये हमारा पॉपुलेशन इक्वेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन, ठीक है। एन टी प्लस 1 इज इक्वल टू एन टी प्लस ब्रैकेट के अंदर बर्थ प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमाइग्रेशन, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस किया कि बर्थ प्लस इमिग्रेशन क्या करता है, पॉपुलेशन को बढ़ाता है। डेथ प्लस इमाइग्रेशन क्या करता है, पॉपुलेशन को घटाता है। तो बर्थ और डेथ को आप, बर्थ को या तो नेटेलिटी बोल सकते हो, डेथ को मोर्टेलिटी बोल सकते हो। तो आपको इक्वेशन में बी की जगह एन भी दे सकता है और डी की जगह एम भी दे सकता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इस इक्वेशन में दिया हुआ है कि एन टी जो है वो पॉपुलेशन है किसी टाइम टी पे, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि पॉपुलेशन हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग होगा। आप अगर बात करोगे किसी भी पॉपुलेशन की तो उसमें दो चीज़ होगी, एक तो होगा एरिया और दूसरा होगा टाइम पीरियड, ठीक है। फॉर एग्जांपल एरिया में आपने लिखा इंडिया और टाइम पीरियड में 1950s, ठीक है। तो 1950s में इंडिया का पॉपुलेशन क्या था, उसकी बात कर रहा हूँ। तो एन टी इज द पॉपुलेशन एट अ टाइम टी, ठीक है। सेम सपोज आप इंडिया के पॉपुलेशन की बात कर रहे हो 2025 में,
तो हमें मेंशन करना ज़रूरी होता है कि आप किस ड्यूरेशन की बात कर रहे हो। टाइम पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एन टी, तो वैसे ही N+1, N+1 यानी कि पॉपुलेशन एट एट टाइम T+1, T+1 टाइम पे क्या पॉपुलेशन है। सपोज़ अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें तो N, ये इंडिया की बात हो रही है, ठीक है, इंडिया की बात हो रही है। N एट T यानी कि N एट 1950s की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू सॉरी, ये नहीं है, ठीक है। N अगर हम 2025 की बात कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा NT, N एट टाइम T+1, और N अगर हम 1950s की बात कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा NT, ठीक है, पॉपुलेशन एट टाइम T। तो T हमेशा पुराना वाला टाइम होगा और N+T यानी कि नया वाला टाइम जो आप पता करना चाह रहे हो। आ रही है बात समझ में? आई होप इट इज़ क्लियर। अगर कोई भी चीज़ आपको क्लियर ना हो, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ आपको क्लियर ना हो, समझ ना आए, तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, सेम वीडियो के नीचे आप कमेंट कर देना, सो दैट मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में या फिर शॉर्ट्स के फॉर्म में, जैसे भी फॉर्म में, उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। आपके रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी हैं फीडबैक के लिए, ठीक है। तो हमने N+T मान लिया कि जो भी फ्यूचर टाइम होगा वो, और NT विल बी पास्ट टाइम, यानी कि पहले के कंपैरिजन में हमें आगे का पॉपुलेशन पता करना है। हियर B डिनोट्स द बर्थ, D डिनोट्स द डेथ, I डिनोट्स इमिग्रेशन एंड E डिनोट्स इमाइग्रेशन, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन बनता है NT। सपोज़ इंडिया का पॉपुलेशन 2025 में अगर हमें पता करना है और हमारे पास NT दिया हुआ है, यानी कि 1950s का पॉपुलेशन दिया हुआ है, तो हम पता कर सकते हैं कि 1950s से लेकर के 2025 के बीच में कितने बर्थ हुए हैं, प्लस कितने लोग इंडिया में आए हैं, माइनस कितने डेथ हुए हैं, प्लस कितने इंडिया छोड़ के गए। तो इस बेसिस पे हम 2025 का पॉपुलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके यहाँ से, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपको इक्वेशन दे रहेगा, आपको डेटा दिया रहेगा, या तो NT का डेटा देगा या तो NT+1 देगा, और बाकी सारे भी डेटाज देगा, BDEI सबका डेटा देगा, और आपको कैलकुलेट करना होगा जो भी इनमें से पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको एकदम याद करके रखना है। दिस इज पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन। हमने पहले भी देखा कि बर्थ प्लस इमिग्रेशन, ठीक है, अगर ज़्यादा होगा डेथ प्लस इमाइग्रेशन से तो पॉपुलेशन साइज बढ़ेगी। मतलब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं प्लस जो लोग उस पर्टिकुलर एरिया में आ रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ठीक है, अगर उनका संख्या ज़्यादा होता है, जितने मर रहे हैं प्लस जितने उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। अगर ये बड़ा होगा यानी कि डेथ प्लस इमाइग्रेशन ज़्यादा होगा बर्थ प्लस इमिग्रेशन के कंपैरिजन में, तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगा, ठीक है। तो आपको इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इफ़ B+I इज़ ग्रेटर दैन D+E, what kind of population will be, it will be, ठीक है, किस तरह का पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। सिमिलर विद दिस कि बर्थ और इमिग्रेशन कम है कंपेरेटिव टू दैट और इमाइग्रेशन से, तो आपका पॉपुलेशन साइज कैसा होगा, ठीक है। अब इसी बात को एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है कि अगर हम पॉपुलेशन साइज़ की बात करें तो हम इसमें देखते हैं कि चेंज ओवर द टाइम क्या चेंज हो रहा है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन साइज़ को अफेक्ट कर रहे हैं। हमने देखा कि नेटेलिटी यानी कि बर्थ रेट, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल बॉर्न, कितने लोग पैदा हुए हैं। मोटेलिटी जो कि पॉपुलेशन को कम करता है, डेथ रेट होता है,
और कितने वहाँ पे मरे हैं, हु डाइड। ठीक है। इमिग्रेशन क्या करता है, पॉपुलेशन को बढ़ाता है, उस पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन में कितने नए लोग आए हैं। और इमाइग्रेशन क्या करता है, लोग जो वो जगह छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है। इक्वेशन आपका NT+1 इज इक्वल टू NT बर्थ प्लस इमाइग्रेशन माइनस डेथ प्लस इमाइग्रेशन, बर्थ प्लस इमिग्रेशन था यहाँ पे, सॉरी। फिर हमने देखा कि कौन, अगर ये बड़ा होगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, अगर ये छोटा होगा तो पॉपुलेशन डिक्रीज करेगा। ठीक है। की पॉइंट्स क्या हैं कि बर्थ और डेथ आर द मेन फैक्टर्स दैट कंट्रोल द चेंज ऑफ पॉपुलेशन साइज अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में ये होता है, लेकिन सम स्पेशल सिचुएशन में फॉर एग्ज़ाम्पल इमिग्रेशन देखने को मिलता है जब किसी भी कंट्री की हालत ख़राब हो। ठीक है। जैसे आपने बहुत बारी न्यूज़ में सुना होगा कि बांग्लादेश में जब प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा था और फिर वहाँ पे सिचुएशन सही नहीं थी, तो बहुत सारे बांग्लादेशीज़ इंडिया मूव करके आ रहे थे। सेम विथ म्यांमार, वहाँ से मूव करके आ रहे थे। तो बिकॉज ऑफ बैड सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की वजह से वो लोग क्या करते हैं, कंट्री छोड़ के दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं। तो ये कुछ स्पेशल फैक्टर्स होते हैं, या फिर कोई नेचुरल डिज़ास्टर भी हो सकता है, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ गया, तो जिसकी वजह से लोगों को अपना जगह हैबिटेट छोड़ना पड़ जाता है। सो स्पेशल सिचुएशन में ऐसा होता है, और जहाँ वो जाएंगे वहाँ पे भी पॉपुलेशन साइज डिस्टर्ब होगी, और जहाँ से जाएंगे वहाँ पे भी पॉपुलेशन डिस्टर्ब होगा। सो दिस आर द सम स्पेशल सिचुएशन इश्यूज। अब हम बात करते हैं ग्रोथ मॉडल्स की। किसकी बात करेंगे अब हम, ग्रोथ मॉडल्स की। कोई भी पॉपुलेशन किस तरह का ग्रोथ शो कर रही है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम एक मॉडल के बेसिस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ मॉडल्स। इससे हमें क्या जानने को मिलता है, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ पॉपुलेशन चेंज ओवर टाइम। ये हमें बताता है कि समय के साथ पॉपुलेशन किस तरह चेंज हो रहा है, और इससे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ट्रेंड प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हम रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करेंगे ओवर। ठीक है, अगर ओवर पॉपुलेशन हो गया तो हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, अपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है। ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रिसोर्सेज, कंपटीशन एंड इन्वायरमेंटल लिमिट्स। अब ये सिंपल सी बात है कि कोई भी ये एरिया है, यहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ के रिसोर्सेज पे लाई करते हैं। ठीक है, वहाँ पे फूड स्ट्रक्चर क्या है, वाटर की कैसी क्वालिटी है, उसके ऊपर लाई करते हैं। और हर एक एरिया की कैपेसिटी होती है कि उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं, तो वो उस हिसाब से ही लोगों को हैबिटेट प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, अगर लोग ज़्यादा हो जाएंगे इस एरिया में, ठीक है, रिसोर्स की क्वांटिटी तो सेम है, रिसोर्स इज कांस्टेंट, अब लोग ज़्यादा हो गए, तो जब लोग ज़्यादा हो गए तो उनके बीच कंपटीशन बढ़ेगा, उनके बीच झगड़े बढ़ेंगे। ठीक है, फॉर द रिसोर्सेज। जैसे जॉब क्राइसिस की बात करें, तो जॉब क्राइसिस क्यों आ रही है, क्योंकि बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो उस कैटेगरी में फॉल कर रही है हु आर द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, उस जॉब के लिए जितनी एलिजिबिलिटी चाहिए उस रेंज में बहुत सारे कैंडिडेट आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जॉब तो लिमिटेड है। सपोज हमारे पास 100 सीट है और उसके लिए 10,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं एंड ऑल आर द एलिजिबल कैंडिडेट्स, बट हमें तो 100 ही लेना है, तो इसका मतलब उनके बीच में कंपटीशन बढ़ेगा। तो सिमिलरली रिसोर्सेज का कंपटीशन बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन लिमिटेशन तो होती है। अब जॉब तो हमें 100 लोगों को ही देनी है, ये तो फिक्स्ड है, कुछ भी कर लो वो
नंबर नहीं बढ़ने वाला है अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं। ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ गया तो रिसोर्सेज बढ़ गए एंड एवरीवन विल बी फ्लोरिस्ड, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो उस ओवर पॉपुलेशन को निपटने के लिए हमें ग्रोथ मॉडल हेल्प कर सकता है, क्योंकि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अभी का पॉपुलेशन ऐसा है तो 10 साल बाद 20 साल बाद कैसा पॉपुलेशन होगा। प्रिडिक्शंस आते हैं आपके पास। ठीक है, जैसे जब चाइना नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री था तो तब तब के टाइम में प्रिडिक्शंस आते थे अलग अलग ग्रोथ मॉडल्स के फॉर्म में इंडिया को लेकर के। ठीक है, कि इंडिया फ्यूचर में इतने सालों में फर्स्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा, वैसा आज हो गया। तो हमें ये मॉडल्स बेसिकली ये सब समझने में हेल्प करने वाले हैं। पहला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, जिसको हम जे शेप कर्व भी कहते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल या फिर दूसरा नाम है जे शेप्ड कर्व। व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, population grows rapidly and continuously, doubling the size in a regular interval of time. ठीक है, हम मानते हैं ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। हम मानते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, पॉपुलेशन डबल साइज से ग्रो कर सकता है ओवर द टाइम रैपिडली। सपोज पॉपुलेशन पहले n था तो अब 2n हो सकता है। ठीक है, सेम 4n, इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। रैपिड एंड अनचेक्ड ग्रोथ होता है इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में। सीन एंड आइडियल कंडीशन, एक आइडियल कंडीशन जैसा देखा जाता है। ग्रोथ इंक्रीजेस प्रॉपरली इन पॉपुलेशन साइज, प्रोपोर्शनली इंक्रीज करता है किसी भी पॉपुलेशन साइज में। तो जो आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है उसके लिए इक्वेशन है dn/dt इज इक्वल टू rn। dn/dt, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, 11th-12th में आपने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा होगा। तो जब रैपिड चेंज होता है तो हम चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो n इज़ द पॉपुलेशन साइज, dn/dt टाइम के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू rn। एंड व्हाट इज दिस r? n तो हो गया आपका पॉपुलेशन साइज। ठीक है, r इज इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। r इज रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जो नेचुरल इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन में उसको हमने इंट्रिंसिक फैक्टर कहा, इंट्रिंसिक रेट कहा। dn/dt इज अ चेंज इन पॉपुलेशन साइज ओवर टाइम रिजल्टिंग शेप जे कर्व। तो आपका कुछ कर्व अभी मैं दिखाऊंगी, जे शेप का कर्व बनता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के फॉर्म में। अब ये डिफ्रेंशिएशन फॉर्म है। जब आप इस इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म देखोगे तो वो कुछ एन टी इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई टू द पावर आर टी। आर हमें पता है क्या, इंट्रिंसिक रेट। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है यानी कि ई के पावर में आ गया। टी इज द टाइम, किस टाइम पे आप निकाल रहे हो। आ रही है बात समझ में? ये इसकी वैल्यू हो गई ई की। तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है, इक्वेशन पूछ लेता है जस्ट, इट इज़ अ क्वेश्चन फॉर योर एग्ज़ाम कि एक्सपोनेंशियल मॉडल में कौन सा इक्वेशन यूज़ होता है। ठीक है, या तो आप ये याद रखो, इससे अगर आपको कैलकुलेट करने आता है तो निकाल करके इंटीग्रल फॉर्म इसका ये बना लो, या तो आप दोनों याद रखो क्योंकि क्वेश्चंस दोनों के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ कैसे होती है। तो अगर कोई पैरामीशियम है वो क्या कर रहा है, डबल कर रहा है डेली, अपना साइज़ क्या कर रहा है, डबल कर रहा है, मतलब अपना पॉपुलेशन डबल कर रहा है। कैन रीच माइंड ब्लोइंग numbers in 64 days if resources are unlimited। ठीक है, रिसोर्सेज अगर अनलिमिटेड है तो ये डबल करता जाएगा इस तरह से। स्टोरी ऑफ डबलिंग बीट ग्रेन्स ऑन एन चेस बोर्ड shows how quickly and exponentially growth become unmanageable। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा है
अच्छा, जे शेप के लिए यानी कि एक्सपोनेंशियल मॉडल के लिए कहा जाता है कि इट इज़ एन इमेजिनरी ग्रोथ मॉडल, इट इज़ नॉट द रियलिस्टिक वन, वाइल द लॉजिस्टिक ग्रोथ, और इसको एस शेप्ड या सिग्मॉइड कर्व भी बोलते हैं, दिस इज द रियलिस्टिक मॉडल। रियलिस्टिक मॉडल बिकॉज हमारे नेचर में रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज, तो कोई भी एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, पॉपुलेशन ग्रोथ स्लोज डाउन एंड इवेंचुअली स्टेबलाइज एट अ मैक्सिमम लिमिट कॉल द कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट कॉल द कैरिंग कैपेसिटी। अभी मैंने ऊपर बताया कि एक एरिया है, इस एरिया में अपने रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो ये जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है इसके बेसिस पे ये 10 लोगों को ही अकोमोडेट कर सकता है, 10 लोगों को ही अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। यानी कि वो जो पहले वाला एग्जांपल था 100 वैकेंट सीट फॉर अ जॉब, उसका उसका भी एग्जांपल आप मान सकते हो कि हमें 100 लोगों की ही ज़रूरत है, 100 लोगों के लिए ही नौकरी है, ठीक है, हम 100 लोगों को ही सैलरी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हम 1000 नहीं रख सकते, हम 1000 नहीं रख सकते हैं। तो ये जो हमारी कैपेसिटी है 100 को सैलरी देने की, दिस इज़ द कैरिंग कैपेसिटी, यही क्या है, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी क्या है, रिसोर्सेज के बेसिस पे, रिसोर्सेज के बेसिस पे आप कितना लाइफ वहाँ सपोर्ट कर सकते हो, कितने इंडिविजुअल को वहाँ सपोर्ट कर सकते हो, दैट इज़ द कैरिंग कैपेसिटी। ओके, ये भी आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी क्लास 12 इकोलॉजी यूनिट का, ठीक है, उसमें आप देख सकते हो कि ये जो ए वाला ग्राफ है ये जे शेप मॉडल है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे आगे जाएगा, जे शेप मॉडल है, यानी कि इमेजिनरी सिचुएशन। और ये वाला जो ग्राफ है दिस इज एस शेप मॉडल, सिग्मॉइड कर्व विच इज रियलिस्टिक सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे आर क्या था, यहाँ पे आर क्या था, आप देख सकते हो, आर वॉज द इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, लेकिन यहाँ बात हो रही है के की, के इज द कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है, दिस इज जे कर्व एंड दिस इज एस कर्व, एंड हियर के इज द दिस लाइन जहाँ पे रिसोर्स लिमिटेड हैं, उस हिसाब से पॉपुलेशन को अपना ग्रोथ स्टेबलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस के इज द चेक पॉइंट कि इसके ऊपर आप नहीं जा सकते, हमारे पास इतने ही रिसोर्सेज हैं, देन पॉपुलेशन नीड्स टू बी स्टेबलाइज, वो हमेशा बढ़ता नहीं रह सकता है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो कि चाइना का पॉपुलेशन ज़्यादा था ओवर द टाइम, पर वो उनका एक केयरिंग कैपेसिटी उन्होंने रीच कर लिया, तो उसके बाद अब पॉपुलेशन कैसी हो गई, स्टेबलाइज हो गई, ठीक है, अब पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई, लेकिन जब तक कैरिंग कैपेसिटी रीच नहीं हुआ था पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। तो अगर हम बात करें इस एस कर्व की, यानी कि सिग्मॉइड कर्व की, तो यहाँ पे इनिशियल लैग फेज होता है, जहाँ पे स्टार्ट कैसा होता है, स्लो होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, धीरे 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 एक स्लो स्टार्ट होता है, ठीक है, इनिशियली। फिर उसके बाद आता है एक्सेलरेशन फेज, जहाँ पे बहुत फास्ट ग्रोथ होती है, ये कर्व देखो इधर, फास्ट ग्रोथ, तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। फिर आ जाता है डिसलेरेशन एज रिसोर्स गेट स्केयर्स, अब रिसोर्सेज की कमी हो गई, यहाँ तक तो ग्रोथ आया, अब रिसोर्सेज की कमी हो गई, तो ये कुछ ऐसा सा बन गया। फिर उसके बाद ग्रोथ स्टेबलाइज हो जाता है, एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाता है, ठीक है, मतलब ये शार्पली राइज हो रहा था, फिर यहाँ पे ग्रोथ कम हो गई, फिर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिल गया, यानी कि ग्रोथ स्टेबलाइज हो गया। तो ये क्या है, मोर रियलिस्टिक मॉडल फॉर अ नेचुरल पॉपुलेशन,
रियलिस्टिक मॉडल है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच इज़ द रियलिस्टिक मॉडल, विच इज़ द रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ठीक है, इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन, dn/dt is equal to Rn into k minus n by k, where k is the carrying capacity of the habitat, n is the population size at time t, r is the intrinsic rate of natural increase। अब हम दोनों मॉडल में अगर कंपैरिजन करें तो रिसोर्स अवेलेबिलिटी की बात करेंगे। एक्सपोनेंशियल में रिसोर्स हमारे पास अनलिमिटेड थे, जबकि लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल या फिर एस कर्व में हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है। कर्व का शेप जे शेप था, यहाँ पे एस शेप यानी कि सिग्मॉइड शेप। ग्रोथ लिमिट कोई लिमिट नहीं थी, यहाँ पे लिमिट थी। के जो था एक ऐसा कैरिंग कैपेसिटी पॉइंट था जहाँ पे स्टेबल हो जा रहा था पॉपुलेशन। ठीक है, स्टेबिलिटी आ जा रही थी। रियलिस्टिक कौन है, नेचर में कौन एग्जिस्ट करता है, ये नहीं करता है, बहुत रेयर है। ये क्या करता है, करता है कॉमनली फाउंड, कॉमनली ऑब्जर्व। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होता है, फास्ट होता है, अनचेक्ड ग्रोथ जहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होता है, लिमिटेड होता है ड्यू टू रिसोर्स कंस्ट्रेंट। कैरिंग कैपेसिटी पूछा जाता है क्या होता है, तो इट इज़ अ मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज एंड इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट। कोई इन्वायरमेंट बेस्ड ऑन इट्स रिसोर्सेज मैक्सिमम जितना सपोर्ट कर सकते हैं आपके पॉपुलेशन साइज को, दैट इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज यानी कि ग्रोथ रेट बेस्ड ऑन बर्थ एंड डेथ पर इंडिविजुअल, इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के बारे में। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। और आपको कोई भी डाउट हो, आपका कोई भी सवाल हो, आप प्लीज़ इसके नीचे कमेंट करना और हमें बताना कि आपको क्या चीज़ें नहीं समझ आई, विच आई विल कवर लेटर। ठीक है, थैंक you so much for listening. Please like, share and subscribe.